अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद मती या क्रिकेट का फैन, भाई दोनों चैनल ही सीखे। तो जो भी देख रहे हैं आप मतीउद्दीन को देख रहे हैं और मैं अनस नवीद हूँ, एक बहुत ही बेकार सा यूट्यूबर हूँ। 1000 सब्सक्राइबर है और पूरे साल में मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो खैर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज होस्ट मैं हूँ और ये मेहमान है इसके ही चैनल पे। खैर कहने का बात यह, आज मैं इसके चैनल पे आया हूँ और बात हमने करनी है क्रिकेट की, क्योंकि ये जाहिर सी बात है क्रिकेट के एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। तो हम बात करने लगे हैं 2010 से लेके 20 तक जो हादसे हुए। तो सबसे पहले तो मैं अनस आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे चैनल पर आए और आपने होस्टिंग के भी प्राइज अंजाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको शुक्रिया। तो बात पैसे कब दे रहे हैं? पैसे आपको क्या कहते हैं बहुत जल्द मिलेंगे, जिस टाइम मेरी मोनेटाइजेशन ऑन होगी। उससे पहले बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूबर के लिए इस टाइम हार्ड वर्किंग का टाइम होता है, तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी यार। ये बंदे हैं ना तेरे सपोर्टर, वो करेंगे इंशाल्लाह। तो अब बात करते हैं जो डिकेड की हम बात कर रहे थे पाकिस्तान, यानी कि पूरे डिकेड को डिस्कस करना था, तो उसमें जो बड़े बड़े मूवमेंट्स आए हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर 2011 वर्ल्ड कप जो बड़ा मूवमेंट हुआ था, वो वर्स्ट मूवमेंट मेरे ख्याल में रहा, क्योंकि पाकिस्तान की वो हार जो थी वो बहुत ज्यादा दिल पे लगी थी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जंग लग रही थी कि पाकिस्तान इंडिया जंग है, तो उस जंग में हमें शिकस्त हो गई थी। तो वो एक बड़ा दुखी लम्हा था पाकिस्तान का। फिर आगे अगर बात करें, एक खुशी के लम्हात भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के आए, लेकिन अगर दुखी के 2-3 लम्हात को मैं जिक्र करता जाऊं, तो उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट जो पाकिस्तान का आया, वो आया वहाब रियाज की, वो जो 2015 वर्ल्ड कप था, वो स्पेल बाकी बहुत दुख दे गया। फिर अजमल का भी केस आया कि अजमल का वो जो एक्शन फैंटा तो पड़ा था 2010 में, लेकिन वो बैन भी एक्शन हुआ, वो भी एक बड़ा दुखी हो गया था। फिर उसके अलावा बात करें तो 2019 वर्ल्ड कप का भी दुख हुआ, अफरीदी की रिटायरमेंट का दुख हुआ, उसमें बड़े बड़े प्लेयर रिटायर हुए, यूनुस खान का दुख हुआ। लेकिन एक बड़ा जो दुख हुआ था वो मुझे एबी डिविलियर्स का हुआ था, जिस टाइम साउथ अफ्रीका 2015 के वर्ल्ड कप से ना बाई हुई, तो वो भी एक बड़ा दुख हुआ था लम्हा। ये भी अगर ओवरऑल देखा जाए ना, हमारा ये डेकेड बहुत बुरा रहा है सच्ची। अगर मैं ऑनेस्ट होके अनबायस्ड होके बात करूँ ना, सबसे पहली बात अभी आईसीसी अवार्ड जो है उसके अंदर ये बात हुई कि जी पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं था। लेकिन अगर एक बात है, हम आपस में भी अगर बात करें तो हमारा कोई 1-2 प्लेयर ही हैं, एक हफीज और मलिक, और उन्होंने भी यानी कि वो यानी कंसिस्टेंटली इस तरह नहीं परफॉर्म किया। उसके अलावा हमारा एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो 10 से लेके 20 तक मुसलसल खेलता रहा। नहीं यार, ऐसी भी बात नहीं है। अगर बात करें, अगर हकीकत पर बात करें तो आईसीसी ने लग रहा है ज्यादती की है। नहीं, आप मुझे ये बताओ ना, 10 से लेके 20 तक कौन ऐसा प्लेयर है हफीज और मलिक के अलावा? अल्लाह के बंदे 10 से लेके 20 तक बात करें तो शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान, यासिर शाह, इन्होंने छोड़ दिया ना। तो फिर इस तरह तो पूरी दुनिया में कोई इस तरह बहुत कम क्रिकेटर है। सिर्फ विराट कोहली एक क्रिकेटर मेरे ख्याल में रहा, इसके अलावा तो एबी डिविलियर्स तक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। खैर पाकिस्तान क्रिकेटर नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। एक तो 10 में वो वाकया हो गया, फिर 11 में हम उधर से हार गए, अफरीदी का जो सेमीफाइनल था वो हार गए, फिर 15 में वो राहत अली ने कैच छोड़ दिया, 19 के अंदर बारिश करवा दी। डिसअपॉइंटिंग तो रहा इस तरह, अगर हर टीम के लिए डिसअपॉइंटिंग रहा। इंडिया ने कौन सा कोई इतना तीर मार लिया, या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर टीम हारती रही है। यहाँ तक कि इंग्लैंड 2015 के वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर होगी, तो हर टीम रही। लेकिन ज्यादती आईसीसी ने ये की कि पूरे डेकेड में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं मिला, आप अफगानिस्तान के प्लेयर को रख रहे हो। तो ये नजर आया कि आईसीसी ने सिर्फ बिग 3 को देखा। मैं तो कहूंगा पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि दूसरी टीमों के साथ। और सबसे बड़ी बात, राशिद खान का अगर आप देखो, उसके स्टैट्स देखो, उसने जो विकेटें ली हैं वो सारी आयरलैंड, बांग्लादेश, इन टीमों के खिलाफ ली। वो खेला कितनी बड़ी। और सबसे बड़ी बात ये कि राशिद खान को आप रख किस तरह आप राशिद खान को रख रहे हो, जब आपके पास T20 के आईसीसी की टीम जो बनाई है सिर्फ 3 बॉलर है। सिर्फ उन्होंने 3 बॉलर रखे हैं, जसप्रीत बुमराह को रख लिया और इसके अलावा राशिद खान को रख लिया, तो ये सबसे मलिंगा को रख लिया, ये 3 बॉलर रखे। लेकिन उनकी एक चीज अच्छी है, उन्होंने ग्रूमिंग की है अपने प्लेयर्स की। अब जैसे मिसाल देता हूँ, बुमराह है ना, उसको आप ये देखो कि उन्होंने टीम को उसको लेके चले और पॉलिश किया और आज वो इस मकाम पे पहुंच गया। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जो अच्छे अच्छे बॉलर्स कौन थे, गुल थे, उसका क्या हाल हुआ आपके सामने। फिर उसके बाद हमारा था वहाब रियाज, वो टेस्ट से पीछे हो गया। स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन टेस्ट में खेल रहे हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं, और हमारे टेस्ट से रिटायर ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कौन, अजमल था, उसका आईसीसी ने उन्हें तंग कर दिया। फिर यासिर शाह जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की, उसको हम आईसीसी ने इज्जत नहीं दी। फिर क्या नाम है, बाबर आजम, जिसने थ्रू आउट द अब तीनों फॉर्मेट्स में उसमें उसको नहीं डाला। तो ये अजीब ही सी। चलो इसमें तो हम बात करते हैं, पॉजिटिव साइड बात करें तो बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड की बात करनी है, यानी कि आप सिर्फ यानी कि कंक्लूड की तरफ जाते हैं। कंक्लूड की तरफ ये करना है कि हमने सिर्फ पूरे एक डेकेड के ना बेस्ट प्लेयर डिस्कस करने के, पूरे डेकेड का अनस नवीद के ख्याल में या मेरे ख्याल में बेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड जो था वो कौन सा था। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अनस सबसे पहले टेस्ट क्रिकेटर में बेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड आपके ख्याल में कौन था? नहीं, उसमें 2-3 परफॉर्मेंसेस हैं जो मेरे लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो खैर अगर ओवरऑल बात करें तो जो जिन्होंने खेला है, मैं उनकी बात करूँ, उनमें स्टीव स्मिथ, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला है, ठीक है। लेकिन मेरी पर्सनली जो फेवरेट जो मोमेंट था ना मेरा,
इस पूरे उसमें वो था कि मिसबा के पुशअप्स, क्योंकि एक तो ड्रीम होता है हर इंसान के लिए कि यार लॉर्ड्स में अगर मैं कहूँ ना कि मैं एक बॉल भी किसी के आगे खेल लेता हूँ तो मेरे लिए कहता हूँ कि ख़त्म हो जाती। तो उस बंदे ने एक अपने बिल्कुल कैरियर के एंड में कह लें या जो भी है उसने अगर वो की, और फिर वो पाक फौज को उसने जो खराज तहसीन पेश की अपने एक मुनफरिद स्टाइल में, तो बड़ा आइकॉनिक था और वो बड़ा ज़बरदस्त। यानी कि बेस्ट मोमेंट आती है मेरा वो मिसबा की पुष्पा। ठीक है, ये तो ऑनेस्ट गिराया, लेकिन मैं इससे बिल्कुल ही यानी क्या कहते हैं ना कि डिसएग्री कर रही है। इसकी वजह ये है कि एक सही सी जो बात है कि वो एक उसको इतना भी बड़ा मूवमेंट नहीं करार दिया जाता था। मेरे ख्याल में जो बड़ा मूवमेंट था जो पूरे पाकिस्तान की इस पर नजर थी वो 2014 एशिया कप था, जिस टाइम पाकिस्तान भारत मध्य मुकाबले में थे और अश्विन को शाहिद अफरीदी ने जो 2 छक्के लगाए थे वो अब शायद इंडिया के हमेशा गले में पड़े रहेंगे। और क्योंकि वो अश्विन के जो 2 छक्के लगे, मियां दाद के छक्के की याद ताज़ा, उसके बाद तो बेस्ट मोमेंट मेरे ख्याल में पूरे डेकेड का वो यही था। नहीं, असल में मेरी क्राइटेरिया ये है, मुझे पसंद है टेस्ट क्रिकेट, सीधी सी बात है, मैं उन्हें ऑडियंस को बता देता हूँ मुझे पसंद है टेस्ट क्रिकेट, तो वो मेरा एक क्राइटेरिया है दुनिया का। और फिर उसके मेरे ख्याल है कितने अरसे बाद हम 1 पे आए थे जब इंग्लैंड उन्हीं दिनों में आ गए, तो वो एक ये था कि हम डोमिनेट भी कर रहे थे और फिर वो सेंचुरी भी हमारे कप्तान ने लगा दी और उसको टुक टुक भी कहते हैं, उसने फिर फास्टेस्ट भी बना ली, तो वो बड़ा इसलिए वो था। इनका वो ये है कि असल में इनको अफरीदी ज़रा पसंद है, तो वो उस लिहाज से एशिया कप जो है ना, लेकिन एशिया कप का दुनिया में वो यार नहीं, लेकिन बात ये है कि वो पाकिस्तान इंडिया हमेशा से एक टक्कर रहती है, तो दुनिया में वो ठीक है, लॉर्ड्स में एक सेंचुरी करना एक बहुत बड़े एजाज की बात है। लेकिन अच्छा, उसके अलावा बताओ, इसके एशिया कप के अलावा कौन सा फिल्म? एशिया कप के अलावा बेस्ट मोमेंट, अगर एशिया कप के अलावा भी बेस्ट मोमेंट की बात करें तो और भी बड़े बड़े मोमेंट आए हैं, लेकिन एक बड़ा मोमेंट वो ये था कि जिस टाइम सरफराज अहमद यानी कि 2017 एक चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते वो भी इंडिया के खिलाफ जीते, तो वो एक बड़ा मोमेंट था। और उस मोमेंट की बहुत ज़्यादा खुशी इस लिहाज से हुई थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी हम शुरू में जिस टाइम पहला मैच इंडिया से हमारे पे बड़ी तनकीद हुई थी, सरफराज अहमद पे, सब पे, रमज़ान के दिन भी थे, तो वो जीतना एक बड़ा लम्हा था, तो वो 2 लम्हे जो है बड़े खुशी के लम्हात थे। तो ये और वर्स्ट मोमेंट है ना, अगर बात करें पूरे वर्स्ट मोमेंट मेरे लिहाज से तो वही था कि जो एक तो 11, मैं वैसे ओवरऑल बताता हूँ, एक 11 का था, एक वहाब रियाज का कैच जो छोड़ा, और एक तो अभी जो मैंने परसों रात को 3 बजे से लेके मैं देखता रहा हूँ, क्योंकि फवाद आलम की एक तो स्टोरी बहुत ही बिल्कुल मूवी जैसी है कि एक बंदा किस तरह वो निकाला गया और कहाँ रहा, बिल्कुल रिडेम्पशन की स्टोरी है उसकी, और उसने रिडीम किया अपने आप को सेंचुरी मार के, और फिर वो एंड में जो उसकी मेहनत थी वो ज़ाया चली गई, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा मैं अफसरदा हूँ। नहीं, बाकी ये तो है कि फवाद आलम को जितना क्रेडिट दिया जाए कम, और 2020 सबके लिए बुरा रहा, लेकिन फवाद आलम के लिए इख्तिताम इतना अच्छा हो गया। एक जरा सी अगर फवाद आलम चल जाते और मैच कहीं ड्रॉ करा देते तो बहुत मजा हो जाता। लेकिन अगर वर्स्ट मोमेंट मेरे ख्याल से भी बात करूं तो 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का एक बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की वो हार हमेशा दिल पे लगती है और उसका दुख है। और दूसरा जो दुख हुआ वो 2015 वर्ल्ड कप का भी मुझे हुआ, वहाब रियाज की वो एफर्ट बहुत ज़्यादा थी और वो कैच छुटना राहत अली का दुख, और एक साउथ अफ्रीका के लिए एबी डिविलियर्स का वो हारना, साउथ अफ्रीका की हार का मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि वो 15 साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा अच्छा था, तो वो हार डेल स्टेन को पड़ गई, एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका रो पड़े थे खिलाड़ी, तो वो भी एक लम्हा बड़ा दुखी लम्हा। और एक और भी मुझे अफसरदा वो आया याद, जिसके अंदर वो वेस्ट इंडीज ने छक्का, अगर वो छक्का लग जाता तो हम क्वालिफाई कर जाते, न्यूजीलैंड का वो वाला, वाकई वो लम्हा मुझे एकदम याद आया कि वो भी वाकई यार वो कार्लोस ब्रेथवेट का अगर वो छक्का लग जाता तो हम सेमीफाइनल के और क्या पता 2019 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का होता, जिस तरह की वो एक 92 चल रही थी ना, तो हो सकता था, क्योंकि 92 में बहुत ज्यादा उस तरह चल गया था। जो लोग सुपरस्टिशियस है वो तो यही समझ रहे थे कि बिल्कुल रिपीट होगा, लेकिन वो बस एक छक्के ने मरवा दिया, लेकिन वो क्या कहते हैं बड़ा जबरदस्त रहा। तो ओवरऑल अब सिर्फ एक बात करेंगे कि पूरे डेकेड का बेस्ट प्लेयर, पूरे डेकेड का, इसमें हमने पाकिस्तान को नहीं देखना क्योंकि हम ज्यादातर बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो पूरे डेकेड का सिर्फ और सिर्फ बायस नहीं होना, सच्ची बात करनी है, पूरे डेकेड का बेस्ट टेस्ट प्लेयर मैं अगर मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन या करें तो मैं तो उसी को देखूंगा जो 10 साल कम से कम खेला है। हमारे पाकिस्तान में से तो कोई खेला नहीं है इस तरह हफीज के अलावा, और हफीज की टेस्ट के अंदर मुझे कोई परफॉर्मेंस नजर भी नहीं आई। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा बंदा जिसने, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा जिसने अपने आप को छोटे लेवल से स्टार्ट किया और ग्रूम किया, तो वो मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ। अच्छा, स्टीव स्मिथ। और मेरे ख्याल में नाज़रीन बेस्ट जो पूरे डेकेड का बेस्ट टेस्ट प्लेयर है, तो मैं वो ठीक है कि 2010 से 20 तक पूरा देखा है आपने, लेकिन मैं अगर उस तरह नहीं देख रहा, मैं पूरे डेकेड को देख रहा हूँ कि हाफ डेकेड पे जिसने खेला है उस डेकेड में जो इम्पैक्ट छोड़ा है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में तो नो डाउट संगाकारा ने जिस तरह श्रीलंका क्रिकेट को लेके चले और आगे तक गए, तो संगाकारा बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड मेरे ख्याल में है, क्योंकि संगाकारा की वो जो श्रीलंका के लिए किया, उसके बाद श्रीलंका की टीम का डाउनफॉल आना शुरू हुआ है, तो संगाकारा का
प्लेयर, बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड। तो वनडे की बात करें तो फिर T20 की जल्दी जल्दी करेंगे। बेस्ट वनडे प्लेयर, वनडे प्लेयर मेरा ख्याल है विराट कोहली को दिया इस बार इन्होंने। किसको दिया? वनडे से आईसीसी ने तो विराट कोहली को दिया। सॉरी, आईसीसी ने विराट कोहली को दिया। विराट कोहली को दिया। तो मेरे हिसाब से भी क्योंकि उसने इंडिया को वाकई ओवरऑल उठाया, तो मैं अनबायस्ड होके कहूंगा कि हाँ विराट कोहली। और मेरे ख्याल में अगर आईसीसी का अनबायस होने की बात नहीं है, सच्ची बात है कि बेस्ट वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड की भी बात करें तो एबी डिविलियर्स को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एबी डिविलियर्स का जो टैलेंट था और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म भी किया, और फास्टेस्ट सेंचुरी भी उन्होंने इसी डेकेड में लगाई थी। ओडीआई में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी 31 बॉल्स पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बड़ा जबरदस्त वो मैच हुआ था। तो डेकेड की भी बात करें तो एबी डिविलियर्स डिजर्व करते थे। तो एबी डिविलियर्स ने जिस तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं, तो एबी डिविलियर्स मेरे ख्याल में बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द डेकेड है। और T20 की जल्दी से बात करें ताकि T20 का बस मेरे हिसाब से तो अगर ओवरऑल बात कीजिए जिस तरह बाबर ने अपने आप को किया है ना, क्योंकि अब जैसे मैं ये बात कर रहा था कि 10 साल की, लेकिन इधर मैं इसलिए 5 साल की बात करूंगा क्योंकि अगर आप जसप्रीत बुमराह की आप इंक्लूजन देखो ना कि उसको आपने T20 में डाल लिया, उन्होंने भी इस बेस पे किया, वो भी 15 में आया, 2016 में आया, बल्कि 16 में आया, 15 में इसी तरह 4 साल खेला है। तो अगर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, राशिद खान को आप इंक्लूड कर सकते हो, तो बाबर को क्यों नहीं कर सकते? और अगर इन दोनों को भी अगर आप बाबर के अगेंस्ट लगाओ ना, तो बाबर टोटली आउट क्लास कर देता है इन सबको। तो मेरे हिसाब से T20 का बेस्ट प्लेयर जो है ना T20 में बाबर आजम। और मेरे ख्याल में नाज़रीन बेस्ट प्लेयर T20 का जो डेकेड का पूरे T20 का बेस्ट प्लेयर है वो शाहिद खान अफरीदी है। जिस तरह उन्होंने T20 में परफॉर्मेंसेस दी है और अभी भी T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो शाहिद खान अफरीदी हैं। तो ओवरऑल भी शाहिद खान अफरीदी ने हमेशा परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड जो है वो शाहिद खान अफरीदी है। तो बस इख्तिताम की तरफ जाना है, जल्दी से बस अनस ये बताएं कि पूरी डेकेड का जो था, पूरी डेकेड का बस एक प्लेयर का नाम लेना है, पूरी डेकेड का बेस्ट प्लेयर, टेस्ट, वनडे, T20 सबको मिला के एक प्लेयर ऑफ द डेकेड इख्तिताम करना है बस जल्दी से। यार वो वैसे अगर अनबायस्ड होके सोचा जाए तो जो यानी कि जो चीज़ें MSD ने की हैं वो मेरा ख्याल है वो किसी भी मतलब प्लेयर की नहीं हो सकती। स्ट्रेटेजिकली बात करें, लीडरशिप की बात करें, फील्डिंग तो उनकी तो है ही है, वो आके बंद करके अगला स्टंप कर देता है। फिर उसके अलावा हमने जितनी लीडरशिप देखी है रिकी पॉन्टिंग से लेके उधर तक, जिस तरह से इस बंदे ने गेम को रीड किया ना, ये मैं इसलिए अनबायस्ड होके कह रहा हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार इंडिया को हम करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उस बंदे ने वाकई MS धोनी। तो नाज़रीन जी देखें कितनी हैरानगी की बात है कि हम पाकिस्तान में बैठ के भी हम अनबायस्ड कितना हुए कि अनस नबी ने बाकी सच में बात की कि MS धोनी को उसने सपोर्ट किया कि वाकई उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि पूरा ओवरऑल की भी बात करें तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड की भी बात करूं तो मैं कुमार संगकारा का दूंगा। उसने T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका को 2014 में जिताया, 2011 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका को फाइनल तक लेकर आए। तो कुमार संगकारा ने टेस्ट में 15 में जिस तरह सेंचुरी लगाई, तो कुमार संगकारा बेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड। और बेस्ट कैप्टन ऑफ द डेकेड भी MS धोनी आपके ख्याल में? नहीं, कैप्टन मैं कहूंगा मिसबाह उल हक को पूरे डेकेड का, क्योंकि मेरे लिहाज से मेरा मेयार है टेस्ट क्रिकेट। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की जिस सिचुएशन में उस बंदे को टीम हैंडल की, और वो अगर यानी कि अगर मैं पर्सनली होता तो जब नंबर 1 आई मैं साइड पे हो जाता क्योंकि आगे 2 टफ टूर थे। लेकिन उसने अपने कहा कि यार खैर है मेरा नाम, लेकिन मैं अपनी टीम को कर दूंगा, बेशक हम हार गए, लेकिन उस बंदे ने यानी जिस टीम से उठाया और इख्तिताम, बेशक जाहिर सी बात है नंबर 1 पे ले जाना ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं मिसबाह, लेकिन अनस मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मिसबाह को क्यों कह रहे हो, कि जबकि देखा जाए तो ओवरऑल भी बात करें तो मिसबाह ने कोई आईसीसी इवेंट मिसबाह आपको मौका मिला? नहीं, मैं मेयार बता रहा हूँ ना, मेरा पर्सनल मेयार है कि टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा किसी भी इंसान को जैसे MSD का दिया ना, तो वो टेस्ट हो तो उसके अंदर उसकी रीडिंग बहुत अच्छी है कि यार कैसी गेम चल रही है, उसके हिसाब से वो करता है। तो मिसबाह को मैं इसलिए ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि उसने जिस सिचुएशन में टीम को उठाया, जब आमिर और उनका हुआ कि हम अपनी पूरे मेरा ख्याल है 50 साल क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर इससे सबसे बुरा मोमेंट नहीं था, तो उसको उस टाइम पे ओवर की गई और वो 1 पे लेके गया। फिर जो मर्जी कश्ती उसने डुबा दी, जो मर्जी हुआ। लेकिन तो इस लिहाज से मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा क्योंकि मिसबाह उल हक की क़यादत में हम जिम्बाब्वे से भी हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से हारे, न्यूजीलैंड में हारे, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड से नहीं जीत सके, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका से हारे। लेकिन ठीक है, इसकी अपनी राय है तो वो ठीक है। लेकिन मैं अगर राय दूं कि बेस्ट कैप्टन ऑफ द डेकेड, पूरे डेकेड का बेस्ट कैप्टन ब्रेडन मैकलम को मैं दूंगा। न्यूजीलैंड की टीम को जहां से कहां पे लेके गए वो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो बेस्ट कैप्टन ऑफ द डेकेड। और एक आखिरी में सरप्राइज क्वेश्चन है क्योंकि मैंने अभी तक इसका बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, यानी कि स्पिरिट जो पूरे डेकेड के स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर, नहीं पूरे मेरा ख्याल है केन विलियमसन। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। केन वो बंदा एक तो डाउन टू अर्थ भी बड़ा जबरदस्त है। अभी जैसे अभी का वाकया भी हुआ है, अभी जो टेस्ट मैच के अंदर ये हुआ है कि वो आउट हुआ है, क्या नाम है उसका, तो उन्होंने हैंड शेक किया उस बंदे के साथ।
तो वो भी बड़ी एक बड़ी बात है कि आप इस तरह कर रहे हो और बड़ा पूछ रहे हो। नहीं वाकई केन विलियमसन को इस बार बिल्कुल एग्री करूंगा। केन विलियमसन ने जिस तरह स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट दिखाई है, लेकिन न्यूजीलैंड को बल्कि पूरा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट टीम का भी जाए तो न्यूजीलैंड को जाता है। जिस तरह 2015 के बाद भी स्पिरिट, और जिस तरह हंसते हंसते, हालांकि वो रन आउट सबको पता है कि न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती हुई है जो था, लेकिन उसके बावजूद केन विलियमसन मुस्कुराते रहे। तो बाकी तो नाजरीन, आपने अब बताना जरूर है आपको ये हमारी डिस्कशन कैसे लगी। अनस, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे चैनल पे तशरीफ लाए, आप आए क्रिकेट फैन पे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहना है। इसी तरह आपको अगले 2021 की में इससे भी अच्छी आपको क्रिकेट की लम्बा लंबा खबर जो आपको क्रिकेट के फैन पे मिलेगी। तो आपने इस कमेंट्स में लाजमी बताना आप किसकी राय से ज्यादा मुत्तफिक है, या आपके ख्याल में इससे भी अच्छा कोई प्लेयर रहा है, तो आपने कमेंट में लाजमी अपनी राय जरूर देनी है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक जरूर करनी है, शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और बेल नोटिफिकेशन के पर लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको आगे भी मजीद वीडियोस मिलती रहे। तो अब आप मुझे इजाजत दें, हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।